हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो अब 70वीं बीपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया है। तो अब हमारे दिमाग में है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो देखो क्या होता है ना कि जब एग्ज़ाम देते हो तो एक बात को तो क्लियर रहती है कि आगे क्या होगा वो पता नहीं, चाहे अच्छा पेपर हो चाहे बुरा पेपर हो। वैसे मैंने बीपीएससी में एक चीज़ मैंने देखी है कि कभी-कभी जो लोग एवरेज किए हैं उन्हें अच्छे मार्क्स मिल के कहते हैं वो आगे सेलेक्ट हो भी गए हैं। लेकिन ये मैं कन्फर्म बता के कहता हूँ, बीपीएससी कभी भी गलत नहीं करता किसी के साथ। मैंने नहीं देखा अपनी अभी भी, जो भी मैंने लर्निंग से इम्पार्ट की है, जो भी मेरे पास कॉपी आई हैं, अगर वो कॉपीज़ ठीक रही हैं, अच्छी रही हैं तो वो नंबर्स दे दिया है। ठीक है, तो नंबर्स मिलते हैं। तो लेकिन ये भी है कि हम कुछ लोगों ने इतनी अच्छी गति प्राप्त की है। सम पीपल हैव सो वर्क हार्ड दैट दे हैव गेन एक्सपर्टीज़ इन आंसर राइटिंग और गेन एक्सपर्टीज़ इन लर्निंग एबिलिटीज़ ऑफ देम। सो क्या होगा कि तो आपको क्या करना है कि उसमें आपको पीछे नहीं होना है, क्योंकि रीज़न ये होता है ना, जो चीज़ आपने एक जनरेट कर ली, अगर आप उस पर काम नहीं करोगे, समय नहीं दोगे उसके साथ, तो वो चली जाएगी। तो हमको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, आखिर हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हम बिल्कुल अगर हम बेस्ट में भी हैं तो हम उसी तरह से रहें। और कुछ लोगों को लगता है कि पेपर छूट गया है, पेपर अच्छे से नहीं हुआ है और बहुत होगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, एल्सवाइज़ कहते हैं बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए ये है कि भई 71st बीपीएससी की वैकेंसी आ रही है और ये वैकेंसी लगभग 1500 के करीब होगी, तो उतना ही अच्छा मौका है जितना आपको अभी से था। तो उनके लिए ये है कि आपने प्री देख लिया है, मेंस देख लिया है, तो अपनी प्रिपरेशन जो है अगले 2 ढाई 3 महीने जो है वो इस प्रिपरेशन को रोको मत। क्योंकि क्या हुआ ना, कई लोग को क्या था कि हाँ यार, हमने पहले से पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो हमारे पास समय कम पड़ गया या कुछ पड़ गया। तो क्या होता है, अगर आप अपने दिमाग में ये बना लो कि बूंद बूंद करके दरिया भरना है। जैसे कोई लोग वर्किंग हैं, कोई कहीं जॉब कर रहे हो, या फिर कोई लोग हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी लेकिन हो गया, प्री हुआ तो मीन्स भी दे दिया है। तो क्या करना है यार, 2-3 घंटे का जॉब कर रहे हो तो रात को रख लो 2-3 घंटे पढ़ने का, सुबह रख लो 1 घंटे लिखने का। तो ये प्रोसेस ऐसा रूटीन प्रोसेस को फॉलो कर लो। लगेगा कि यार कुछ हो नहीं पा रहा है, एक ही आंसर्स लिख रहा हूँ, याद को पढ़ता हूँ, थोड़ा ही पढ़ता हूँ, लेकिन क्या एक कंटिन्यूटी होती है ना, अब जो दिमाग का लर्निंग वो एबिलिटी है वो धीरे धीरे से जनरेट होती रहती है और आप आगे अच्छा कर जाते हो, क्योंकि कंटिन्यूटी है। क्योंकि इसमें और एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं इस लेवल के, हाई लेवल के, तो उसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक कहते हैं फाइनल लिस्ट में हमारा नाम नहीं आ जाए, हमें पेशेंस की ज़रूरत है, हमें अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए किसी भी तरह से। अगर आपको लगता है बीपीएससी में बहुत अच्छा आप कर रहे हैं तो आप यूपीएससी की तैयारी करने लगो। क्योंकि अगर अटेम्प्ट है और आपको लगता है कि अगर इतनी अच्छी क्षमताएँ हैं तो उसका वहाँ पर उसका निर्वहन करो, कि वहाँ पे अपने आप को ले जाके वो करने की कोशिश करो इम्पैक्ट। और क्या है कि अब जैसे 71st देने वाले हो जो लोग, तो आपने उन्हें क्या देखा, मतलब कि अगर एसएससी का पेपर आया, जीएस 1 का पेपर आया, चाहे जीएस 2 का पेपर आया, मैं सब पे आता हूँ कि बेसिकली क्या सीखने को मिला, कहते हैं कि हमें क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं एस्से में आ जाता हूँ। देखो एस्से जैसे कि हम लोग कराते थे, जैसे कि मैं हमेशा कहता, मेरे कुछ वीडियोज़ में आप देखते हो कि यार कुछ थीम्स पकड़ ली जाती है, उस पे एस्से लिखे जाते हैं और अननेसेसरी आप किसी भी रास्ते और किसी भी डायरेक्शन में जाके काम नहीं करने का है। मैंने इसकी वेल फ्रेम स्ट्रेटजी बता रखी है कि आपको थीम बेसिस पे एस्से लिखने की ज़रूरत होती है। अब की बार भी कहते हैं थीम बेसिस पे एस्से लिखवाए गए और जो हमने लिखवाए उसी में से वो एस्से आ गए। और आने की बात नहीं है, नहीं आए उसके अंदर, चलो ये मैं कहता हूँ आ गए मेरे में से, नहीं आए तो भी कहते हैं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सब की रीज़न ये है कि आपने अपनी एक एबिलिटी जनरेट कर ली है जिसके बेसिस पे आपका थॉट प्रोसेस बहुत रिफाइन हो चुका है और आपको कुछ भी टॉपिक मिलेगा आप उस पर लिख दोगे इससे। क्योंकि इससे का बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी, एक टॉपिक आएगा उस पे कहते हैं आपने कुछ क्वेश्चंस रेस किए कि भैया ये क्या क्या है ये सब और कितने फैसेट्स हैं, और उन फैसेट्स को आपने एस्से में अपने आंसर्स दे दिया। एक इंट्रोडक्शन को आपको, चाहे वो एनेक्डोट के फॉर्म में हो, चाहे कोट्स के फॉर्म में हो, चाहे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में हो, कोई छोटी सी स्टोरी कह रहे हैं, कोई इंसिडेंट समझा रहे हैं, वैसे आपने स्टार्ट किया और एंड किया जब आपने, तो उस समय एग्जामिनर आपको नंबर देने वाला है तो वहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट कर दिया। बीच में कहते हैं आपने कुछ संस्कृत के कुछ वाक्यांश, जो गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे महाभारत हो, किसी भी जहाँ से आपने जो भी आप पढ़ते हैं या कुछ नॉवेल्स पढ़ते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पर मैनेज की। और ये लगता है आसान है, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या होता है इसके पीछे मेहनत करना पड़ता है, लगातार पढ़ना पड़ता है। जैसे मैं योजना देता हूँ पढ़ने के लिए अपने वहाँ, जैसे योजना का जो होता है ना, अगर आपने देखा होगा एडिटो शुरू के जो पेज वो लिखते हैं, पूरा मतलब कि जो शुरू के 2 पेज होते हैं उसमें लिखने की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत रिफाइन लैंग्वेज होती है।
तो मैं क्या करता हूँ कि हाँ, और जैसे मैंने एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सारे इंटरनल सिक्योरिटी है, सारी चीज़ों का मैं 2, 3, 5 पेज, 7 पेज, 8 पेज, या रूरल डेवलपमेंट करना हो तो वो कैसे, तो उसको मैं देता हूँ पढ़ने के लिए। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी जो लर्निंग एबिलिटी बढ़ती है। आप सोचते हो कि इस क्षेत्र में गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या करने की आवश्यकता है, तो आप वो अपने स्तर पर सोचते हो। क्योंकि क्या होता है कि ज़ारे कि क्वेश्चंस आपने पढ़ाई अपनी तरफ कर ली, ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने पढ़ाई या कुछ चीज़ें आपने पढ़ी, वो आपकी पढ़ी हुई आ गई, और कुछ चीज़ें क्या होती हैं वहीं पर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। अब जो ये एग्ज़ाम्स है ना, इसको आप बिल्कुल नोट्स बना के सोचो मत कि पूरा फँसाओगे, या यहाँ से हमारे नहीं आया, वहाँ नहीं आया, कुछ नहीं यार, केवल 50% आपका पढ़ा हुआ आ जाना चाहिए। बाकी 50% जो आपने अपनी इनेट एबिलिटी अपनी जनरेट की है, जिसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटा हैं आपके पास, हाँ, उनको कैसे इस्तेमाल करके आप अपनी बातों को कह सकते हैं, कोई विचार आपके सामने आया है, तो वो बस आपको करने की आवश्यकता, वो सीखना होगा। और वो सीखने में कैसे आएगा, वो धीरे धीरे आएगा। आप जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पर, हम लोग बहुत सिंसियर रहते हैं। आप हमारे किसी भी स्टूडेंट से पूछिएगा ना, एक बार एडमिशन हो गया, लोग आ गए, उसके बाद हमारा कुछ ये नहीं होता है कि हमने अपने कोर्स करिकुलम में कह रखा है कि इतनी चीज़ें कराएंगे, उतनी ही कराएंगे। हमारा टारगेट ये रहता है कि हम लोग आपको बीपार्ट की गेट के अंदर पहुँचा दें, फाइनल। तो एक बार आप आ गए हमारे पास, तो हमारा फाइनल टारगेट ये होता है। और प्री कंडीशन क्या होती है कि हम बहुत एथिकल हैं, हम आपसे भी एथिकल बिहेवियर चाहते हैं, और जो वार्तालाप हो, जो कहते हैं एक शिष्टाचार का भाव हो, वो हमेशा उपस्थित होना चाहिए। अगर उसमें त्रुटि हुई तो फिर तो मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, और ना मेरी टीम किसी से बात करती है, तो उसको तो हम विदा कर देते हैं। तो वो जो चीज़ उसको हम लोग टॉलरेट नहीं करते हैं, सीधे-सीधे हम कहते हैं। एल्सवाइज़ हम आपके साथ खड़े रहते हैं, जहाँ तक आपको ज़रूरत है, हम वहाँ तक हमेशा खड़े रहेंगे आपके साथ। अब हम आते हैं कि आपको करना क्या चाहिए 71st वालों को क्या करना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ आपको और देखो, दूसरे का सहारा नहीं लेना है। जैसे मैं हूँ, मेरा आप कुछ सीख लो मुझसे, लेकिन ये सोचो कि कहते हैं सहारा किसी का लेके बहुत ज़्यादा आप उसके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करोगे, नहीं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैं बताता हूँ, मेरे ऐसे 10, 15, 20 स्टूडेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि अब मुझसे भी अच्छा जानने लगे हैं, मुझसे भी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं सर, आप ज़्यादा जानते हो। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मुझे लगता है कि क्योंकि ये होता है ना कि आप चलो, मैं तो ऐसा हूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को देखता हूँ। बाकी फील्ड में क्या होता है कि कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, कोई ज्योग्राफी का है, कोई हिस्ट्री का है, कोई, लेकिन आप लोग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। हाँ, ये टफ टास्क है, और सारे सब्जेक्ट के बीच में एक समन्वय बनाने की कोशिश करते हो। तो हार्डली कहते हैं ये ऐसा हो सकता है कि कोई टीचर जो हो वो आप लोग ज़्यादा हो। आप लोगों को फाइनली आपको ही ज़्यादा होशियार होना है। टीचर आपसे ज़्यादा होशियार, क्योंकि यार वो हो सकता है हिस्ट्री का बहुत एक्सपर्टाइज हो, ज्योग्राफी बहुत एक्सपर्टाइज हो। चलो हम देख रहे हैं ना, सब ये बहुत, मुझे भी बहुत टफनेस आ जाती है कि एक साथ इतनी चीज़ों को देखने को, और शायद कुछ कुछ कमियां भी रह जाती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, कुछ कमियां रह जाती हूँ। तो इस वजह से जो फोकस करना है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में करना, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तुम निकालोगे इस कंपटीशन को, ठीक है। तो ये एसए पर आ गया। एसए इन्होंने इसी तरह से, इन्होंने आपकी वही जो थीम है, जो हमेशा मैं बताता हूँ कि वोमेन की थीम है, एग्रीकल्चर की थीम है आपकी, और एनवायरनमेंट की थीम है, और गवर्नेंस की थीम है। तो गवर्नेंस का उन्होंने करप्शन पूछ दिया, एनवायरनमेंट से भी उन्होंने एक पूछा, और वुमेन्स का भी उन्होंने एक पूछा। ऐसे मैं थीम वाइज कराता हूँ जब मैं एसए की प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। और क्या चीज़ रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सब बताता हूँ, तो वो फॉलो करने की ज़रूरत है, वो एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज फॉर्म में। क्योंकि आप चक्कर ये है ना, वो 12 एसए पूछते हैं, देते हैं वहाँ पर, चार आपको 3 एसए लिखने हैं, 4 में से उसमें। और वो तो चलो लक की बात है कि मेरे कुछ एग्जैक्ट बिल्कुल फंस गया कुछ इस बार, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, हो सके आप फंस भी जाए। मान लो, चलो एक चीज़ मैं अच्छी बताता हूँ कि सर आपका डायरेक्ट फंस गया, तो इसका मतलब सारे लड़के आपको टॉप करने वाले हैं, या नहीं करेंगे टॉप, मुझे भी मालूम है सब कैसे कर जाएंगे। क्योंकि रीज़न ये है ना, फंसना वसना सब अपनी जहाँ, यहाँ से आया पेपर, वहाँ से आया। अगर आपने एबिलिटी जनरेट की हुई है, आपको लिखने की क्षमता हो, आपको कहने की अपनी बातों को क्षमता हो, अगर वो नहीं होगी तो भले ही कहीं से पेपर कहीं मैं पेपर लास्ट दिन आपको बता भी दूँ कि यही आने वाला है, तो भी आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो जो लिखने की एबिलिटी है, जो कहने की एबिलिटी है, जो अपनी, क्योंकि एग्जामिनर का से संवाद करने का जो आपका माध्यम है, केवल एक माध्यम है आपका, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके माध्यम से कम्युनिकेट करते हो। देयर इज only one way of communication through which you communicate with the examiner, that is your answer booklet, and that should be very efficient, effective and very responsive, कि वो आपकी सारी बातें कह रहा है, उसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे होने चाहिए।
तो उस चीज़ को आपको रखनी पड़ेगी कि आपको आंसर बुकलेट्स अपने अच्छे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ अब जीएस 1 में उन्होंने क्या किया, जीएस 1 में देखो हिस्ट्री है, वो ओल्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन के लिए आपको पूरी जान नहीं लगानी है कि इधर से भी पढ़ लेंगे उधर से। अब की बार तो उन्होंने पूरा रिपीट कर दिया। चलो मैं कहता हूँ ना कि मेरे वहाँ से आ गया, तो सबके वहाँ से अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था हिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट, मैं बिल्कुल पुराने क्वेश्चंस पे स्टिक था, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक क्वेश्चन डिफरेंट देंगे या 2 क्वेश्चन वो शॉर्ट में ही कुछ करने वाले हैं, लॉन्ग में कुछ इशू नहीं है आने वाला है। तो उस 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में मैं इतना ज़्यादा मेहनत करवा के इधर-उधर घुमाऊँगा नहीं, एग्जैक्ट बिल्कुल हिट करूँगा जो चीज़ पूछी जा रही है उसी पे। तो उन्होंने पूछा वही जो पुराने क्वेश्चंस थे वही उन्होंने पूछा, और ऑलमोस्ट एक सीक्वेंस होता है कि किस सीरीज़ में पूछेंगे, उस चीज़ को एनालिसिस किया गया, तो क्वेश्चंस वहाँ से आ गए हिस्ट्री के। करंट का भी यही है। करंट के लिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, करंट आपको कैसे पढ़ना चाहिए। देखो करंट ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, शुरू में 2 महीने हिंदू पढ़ना चाहिए। हिंदू न्यूज़पेपर बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, उसका एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, उसकी सारी बातें पढ़नी चाहिए और कुछ करके अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदू बेटर है, सही बात है। तो आपको 1-2 महीना पढ़ लो, उसके बाद कुछ कह रहा है कोई, मतलब कि यूट्यूब पे अगर कोई बता रहा है बहुत अच्छा है, अगर वो है तो उसको सुन लो, कहते हैं कोई अच्छी चीज़ है उससे सीखोगे, ठीक है। और फिर अब क्या हो, कुछ समय बाद 2 महीने बाद न्यूज़पेपर को जो न्यूज़ है उसको पढ़ो, थोड़ी सी हल्की सी इन्फॉर्मेशन रखो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि साल के बाद जो हम लोग कंपाइलेशन निकालते हैं सिविल्स का, या फिर कोई और कुछ, मैं दूसरों को देखता नहीं उतना, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन अपना बता रहा हूँ जो हम लोग कंपाइलेशन निकालते हैं द सिविल्स का, ऑलमोस्ट क्वेश्चन करंट के वहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि सारा हम कवरेज कर देते हैं। और कुछ मुझे वो नहीं है, कुछ हम हेल्प लेते हैं, विजन हो चाहे इंसाइट हो, उससे मैं हेल्प लेता हूँ, तो मैं क्यों कहूँगा, अगर उनसे मैं सीख रहा हूँ तो अगर उनका क्रेडिट उनको देने में कोई इशू नहीं है, उनसे आते हैं क्वेश्चन। थोड़ा ये है कि हम उसमें अपनी बैठ के उस पर रिसर्च करके, चाहे मेरे अपने खुद के, मैंने पढ़ाई किया, जो मैं पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर्स, जो वो कर जो मुझे टॉपिक्स लगते हैं, तो वहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो आपको भी ये करना है कि कम से कम आप पढ़े रहो, क्योंकि क्या होता है ना, फाइनली जब टॉपिक कंपाइल हो गए 50, 60, 70 आपके पास आते हैं, तो उनको याद करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप क्या है, आपने केवल रट्टाफिकेशन के फॉर्म में नहीं, आपने पता चला कुछ चीज़ें घटित हो रही थी, जैसे इस समय, अब जैसे कि 22 अप्रैल के पास जो घटना हुई थी वहाँ पर आपका, और फिर यूएस का जो उन्होंने टैरिफ्स लगाया, फिर उसके बाद क्या रिपरकशंस हुए, तो वो एक टॉपिक है, आपने उसको पढ़ लीजिए ठीक से। अब जब वहाँ पे क्या नाम हुआ, ये शिमला एग्रीमेंट वो उन्होंने कैंसिल किया, हमने इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट कैंसिल किया, तो वो क्या ट्रीटी है, उसके क्या इम्प्लीकेशन है, आज तक के क्या रिजल्ट्स उसने दिए हैं, क्या वो एक कैसे सक्सेसफुल ट्रीटी इतने दिन बनी रही, तो ये सब आपको उसके कुछ पॉइंट्स आपने देख लिए और पढ़ लिए और थोड़ा लिख लिए, जो न्यूज़ दिख रही है आपको। तो ऐसे ही हर महीने में क्या होता है, 6-7 टॉपिक्स आते हैं, उसको आप देखते रहें, पढ़ते रहें, और थोड़े से जब आप पढ़ोगे ना, तो कहते हैं कुछ चीज़ें आपको लगती है कि ये बहुत एग्जैक्ट डायरेक्टली नहीं आ रही, लेकिन चक्कर ये है ना कि आपके सोचने के तरीकों में बदलाव कर रही है, क्योंकि प्रोसेस यहीं से नहीं खत्म हो जाता है। अभी फाइनल जब देखना ना, इंटरव्यू के जवाब लिए आप जाओगे, तो ये जो न्यूज़पेपर की रीडिंग और ये जो लगातार पढ़ रहे हो, जो मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो फाइनल 100 नंबर की बहुत वैल्यू लगता है कि नहीं, वैल्यू है 120 नंबर में, तो लेकिन उसकी भी बहुत वैल्यू है। वहाँ से भी आपको पता चला 70-75 के रेंज से आप, कुछ लोगों को 95-100 के रेंज में नंबर मिले, 25-30 नंबर का डिफरेंस है। तो उसी से पता चलता है कि आपकी रैंक 40 आएगी कि आपकी रैंक 10 आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो उस चीज़ को वहाँ पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अपने, तो वही मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर प्रोसेस ये होना चाहिए कि जिसको लग रहा है कि यार मेरी पक्की कॉल आने वाली है, तो न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने आप को दूसरे से बातें करो, अपने ग्रुप बना लो अपना छोटा सा, उसमें अपने एक डिबेट डिस्कशंस का एक वो रखो फोरम, अपनी आज तक आपने क्या कर रखा है, आपका जो हाई स्कूल से लेके इंटर से लेके आपकी हॉबीज़ हैं, आपने अगर कहीं जॉब की है तो उसमें क्या आपका असेसमेंट है, आप क्या उसकी आपकी लर्निंग्स है, क्या उसके फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो आप पढ़िए। कहीं आपको कुछ और चीज़ों में इंटरेस्ट है तो उसके बारे में पढ़िए, बढ़िया से अपने आप को जानिए। इंटरव्यू जो होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो टेस्ट होता है, उसमें वैसे अपने आप को जानना होता है, वो एग्जामिनर जो आप बताएंगे उस हिसाब से पूछता है आपसे। तो अपनी पर्सनालिटी पर आप रेगुलर वर्क करते रहें, तो वो आपको मेंस में भी काम आएगा, वो इंटरव्यू में भी काम आएगा आपको, ठीक है। तो GS1 में आपको एक चीज़ ध्यान रखने की कोशिश है, और ये लगातार कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट है कि ये मुश्किल पूछ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम भी मुश्किल पूछेंगे। क्योंकि अब की बार क्या हुआ, कई स्टूडेंट्स थे जो DI में फंस गए, उन्हें GS के क्वेश्चन अच्छे से आते थे, लेकिन DI में इतना ज़्यादा टाइम चला गया कि वो GS के क्वेश्चन थे वो मिसमैनेज हो गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस DI पे थोड़ा सा एम्फेसिस देना पड़ेगा। स्टार्ट तो करोगे बेसिक्स से ही कि इजी क्वेश्चन लगा रहे हो वो थोड़ा सा, और RS अग्रवाल की बुक अभी भी स्टैंडर्ड है, वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, और बैंक PO के जो आते हैं
उसमें थोड़े से उसमें टफ क्वेश्चंस वो आपको लगा के जाने पड़ेंगे। और एक चीज़ और भी है जो मैं कह रहा था कि आपको टफ क्वेश्चंस तो लगाने ही हैं यार, चॉइस ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आंखें जो हैं वो पढ़ लें कि क्या आसान है क्या मुश्किल है। आपने अगर गलत पढ़ा तो समझिए वो पेपर ख़त्म हो गया। मैं अपने कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो डीआई में फंस के उन्होंने पेपर्स को बहुत ख़राब कर दिया है। आज मुझे भी बहुत दुख है, उन्हें भी बहुत दुख हो रहा है। इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी हाँ, कि वो टॉप में आ सकते थे, लेकिन अब जीएस ऐसे अच्छा किया, जीएस2 भी अच्छा किया, लेकिन ये वो क्या हुआ कि डीआई क्वेश्चन ने जो फंसाया है तो उसके बाद वहाँ से वो टाइम गया ही है। आगे से वो आगे भी उसने कहते हैं परेशान किया, क्योंकि अब आपके पास जीएस के लिए टाइम नहीं बचा। तो ये है कि हमें थोड़ा डीआई पर थोड़ा फोकस करके चलना पड़ेगा, उसको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। तो हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट रही इसमें, करंट अफेयर्स को जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको हिंदू पढ़ना पड़ेगा और कुछ आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे और कुछ जो अच्छा लोग किसी भी इश्यूज़ पे अच्छा डिसिफर करते हैं, उस इशू को खोल के सामने रखते हैं, तो वो किस तरह से इश्यूज़ को अप्रोच करते हैं वो आपको देखना और समझना थोड़ा सा पड़ेगा। ऐसा नहीं कहता मैं कि बहुत दिन दे दिया, अरे देख लिया 2-3 वीडियो 5-6 वीडियो, फिर उसके बाद वो काम खुद करना सीखो कि कोई टॉपिक आता है तो फिर उसको कैसे खुद अब से उस टॉपिक को तुम्हारे पास क्या होने चाहिए जो तुम्हारे एग्जामिनेशन कंटेस्ट में वो चीज़ें तुम्हारे अच्छे सेट हो जाएं। ठीक है, तो ये GS1 की जर्नी थी। GS2 जब आता है तो वहाँ हमारे 4 एरियाज़ हैं मोटे मोटे, अगर 5 भी कह सकते हो, लेकिन वो जो डिजास्टर्स मैनेजमेंट पूछते हैं तो एट द सेम टाइम दे पुट अ टेल विद इट कि हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव दिस डिजास्टर मैनेजमेंट सिनेरियो इन बिहार, वेदर इट्स फ्लड और ड्रॉट और समथिंग एल्स। दीज आर द बेसिक वन विच दे आस्क टाइम एंड अगेन, बट दे हैव दिस टाइम दे हैव चेंज दिस प्रोसेस। तो वो थोड़ा सा करेंगे, लेकिन वो अब देखो वो उन्होंने वाईफाई पूछा है, अब उसका कई एरियाज़ में पूछा है, तो उसमें क्या हो गया ना, आपकी सोचने की क्षमता है वो आपको उसी तरह से अब सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, या आप वाईफाई जानते हो उसके कंपोनेंट क्या है, वो कब आया है, वो कैसे वर्क कर रहा है, लाईफाई कैसे आ गया है, फिर वो उसके कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है, फिर वाईफाई ने इंडिया को कैसे हेल्प की है, कैसे वर्ल्ड ग्लोबल सिनेरियो में हेल्प की है। और फिर कहते हैं उसके जो 3 उन्होंने टेल लगा रखे थे, टेल मीन्स कि कुछ पार्ट्स होते हैं कि आप इस कंटेस्ट में लिखिए या दूसरे कंटेस्ट में लिखिए या तीसरे कंटेस्ट में लिखिए, तो वो उन्होंने बता रखा था। तो उसमें आपको कैसे जाके सोचना है, तो ये किया। और साइंस टेक्नोलॉजी हमेशा मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ वन विच सर्व्स ह्यूमन नीड्स। तो ये विक्रम साराभाई कहते थे, पीजे कलाम भी कहते थे, और मैं भी यही बात कहता हूँ कि साइंस एंड विज्ञान तकनीकी वही है जो मानव जो आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, मानव समस्याओं का समाधान करती है। तो वो वहीं पर स्टिक हैं, अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो वो वहीं पर स्टिक हैं। आप इकोनॉमी पे आओगे तो इकोनॉमी पे वो बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, और बिहार के ही कंटेस्ट में चीज़ें पूछी, ज्योग्राफी में भी उन्होंने वही सब चीज़ें पूछी, सॉइल पूछा, जो हमने तो करा रखा था वो सब चीज़ें, तो सॉइल पूछा, फिर और भी जो चीज़ें उन्होंने पूछी कई उसमें वो कंटेस्ट में। तो वो आप बेसिक जब आप प्रीलिम्स जब पढ़ोगे ना तो उस समय ही आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हो ज्योग्राफी, तो उसका थोड़ा सा यूज़ करो यहाँ पर। क्योंकि रीज़न मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इसको प्री के बाद करने की कोशिश करो, जो भी कोशिश करता है वो तुरंत पीछे भाग जाता है, नहीं कर पाता है। क्योंकि ये क्या सेक्शंस है कि आपको ज्योग्राफी जो है बहुत बड़ा सेक्शन है और उसमें से वो थोड़ी सी चीज़ पूछते हैं। अब वो थोड़ा सा क्या पूछेंगे ये कैच कर पाना आसान नहीं होता है। ठीक, लेकिन ये है कि हम वो ऑप्शंस देते हैं, हम अपना असेसमेंट करके अपनी सोच समझ को बढ़ा के हम देखें कि किस एरिया में हमको क्या पढ़ने की ज़रूरत है और कैसे क्या करने की ज़रूरत है, हम उस चीज़ को पढ़ लें उस तरह से। और इकोनॉमी भी है और ज्योग्राफी भी है, तो इसी तरह से चीज़ों को करने की कोशिश की जाएगी। स्पीड की बहुत वैल्यू है, आपको स्पीड बढ़ा के रखनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या कहते हैं आपके इस पे आ जाओ, पॉलिटी ठीक है, आप हमेशा पढ़ते रहे तो वो वही चीज़ें पॉलिटी उन्होंने बहुत चेंज नहीं की है, लेकिन थोड़ा सा डायनेमिक उन्होंने कर रखा था, लेकिन वही इश्यूज उन्होंने उठा रखे हैं। गवर्नर पूछा, पॉलिटिकल पार्टीज़ पूछी, आर्टिकल 370 उन्होंने शायद आजकल में जो घटनाएं घट गई तो किसी पेपर में रहा होगा तो उसको रेलिवेंट बनाने के लिए बीपीएससी ने अपने आप को वो पेपर उठा के दे दिया आप लोग को। तो वही इश्यूज़ आ रहे हैं पॉलिटी में भी, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पूछ रहे हैं वो। तो आपको ये है पॉलिटी आपकी लक्ष्मीकांत वर्क करती है, उससे बाहर वो नहीं पूछते हैं। हाँ, ये है कि उस पर थोड़ा सा काम करके रख लेने की ज़रूरत है कि अगर जो भी पूछना है ना, हमें बिहार का एंगल तो देना ही पड़ेगा ना, तो बिहार का पॉलिटी थोड़ा सा उसमें ऐड करने की ज़रूरत रहती है, जो ऐड ऑन आप कर लोगे। तो इस तरह से अगर आप देखो तो, और आप GS2 को तो आप जब मैगज़ीन पढ़ोगे या फिर मैगज़ीन मतलब उस तरह से नहीं पढ़नी, बहुत नहीं पढ़नी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं तो कुछ सेलेक्टिव देता हूँ, वही जो स्टैंडर्ड होती है वो मैं खुद दे देता हूँ, बता देता हूँ ये पढ़ लो। उसके बाद कहते हैं अपने नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अपने नोट्स बनाते रहो हर टॉपिक। कोई टॉपिक बहुत मुद्दों में है और एक महीने में 2 ही 3 ऐसा नहीं होता। जो डेली जो न्यूज़ वो यार वो एसएससी की तैयारी और दरोगा की तैयारी में वो सब ठीक रहता है अब डेली का,
लेकिन ये है कि अगर बॉर्डर लेवल पे मेंस की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, प्री का अलग इशू है कि वो जो हम महीने में 4-5 इशू आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको उन्हीं के नोट्स और उन्हीं पर अपने आप को काम करने की ज़रूरत होती है। आप पढ़ते रहो, फिर महीने के एंड में आपने देख लिया कि यार ये टॉपिक है, मैंने 10 नोट किए थे, अरे यार ये नहीं आ सकता, ये 4-5-6 टॉपिक पे अपना बना लोगे और पता चलेगा जब 8 महीने बाद एग्ज़ाम होगा तो आपके पास 40 टॉपिक 45 टॉपिक पे आपके अपने खुद के भी नोट्स होंगे जो आपने खुद बनाए हैं। अब ये समस्या उत्पन्न होती है कि सर हम जो बना रहे हैं वो सही है कि नहीं गलत है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अपना आप देख लो कि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप और देखो ये होता है ना कि एकदम ज़ीरो से जो बात चल रही है, कोचिंग संस्थान हों या जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, उसमें समस्या ये यार पहले जब किसी चीज़ की तैयारी करते हो या कुछ जीवन में कुछ भी काम करना, थोड़ा काम अपने ऊपर कर लो। जब तक स्मार्ट नहीं रहोगे तुम, तो फिर कहते हैं तुम्हारे समय बीतते जाएँगे, तुम कहोगे साल हो रहा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अपने आप को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम है यार, यहाँ पर सब लोग एग्ज़ाम देते हैं, इंजीनियर्स हैं और अच्छी-अच्छी जहाँ से हैं वो लोग आ रहे हैं और ह्यूमैनिटीज़ से अच्छी-अच्छी यहाँ से लोग आ रहे हैं। तो अगर आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं या फिर ऐसी आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं, जहाँ आपको उस तरह का एक्सपोज़र नहीं मिला कि आपको चीज़ें नहीं आती है, तो सीखिए उसको, सीखने की कोशिश कीजिए और किताबें अच्छा सिखाती हैं, न्यूज़पेपर अच्छा सिखाते हैं और थोड़ा काम कर लीजिएगा यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे भी आपको कुछ यहाँ से चीज़ें मिल जाएँगी जहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। और कुछ आपको सीनियर्स हैं, कभी आप मुझे मैसेज कर दो या फिर कुछ भी, तो कम से कम डायरेक्शन का तो मैं चुन्नी भी नहीं लेता हूँ किसी से और ज़रूरत है लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आप सीख लीजिए कुछ चीज़ें कैसे आपको अप्रोच करनी है, तो वहाँ वहाँ पर आप अपने आप को आगे बढ़ा के लेके चले जाइए। और क्योंकि अपने ऊपर काम करते रहोगे, जब अपने आप को एम्पावर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अब कुछ-कुछ हाँ, और क्या होता है ना, ये जो एक थोड़ा-सा फैक्ट्स है, डेटा है, कोड से इनकी ज़रूरत पड़ती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ राइटिंग से रूल्स हैं जो मैं बताता रहता हूँ। तो इनकी भी एक कॉपी बना लेनी चाहिए क्योंकि आप क्या है ना कि आप थोड़ा-थोड़ा करके जब भी वो करते हो तो वो आपका हाथों में इम्बाइब हो जाता है, फिर थॉट प्रोसेस में इम्बाइब हो जाता है तो पेपर में चला जाता है। जब बहुत ज़्यादा कोई कंपाइल करके आपको खुद देता है, ठीक है? तो पिछले साल मैंने दे दिया था, जबकि मैंने नहीं दिया। मुझे मालूम था कि फाइनली बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है और कई जहाँ वो नहीं करता है। क्योंकि क्या होता है कि आपको खुद करना है वो कंपाइलेशन। थोड़ा लगता है यार सर दर्द हो रहा है, थोड़ा लगता है कि यार बड़ी मेहनत पड़ रही है, लेकिन चीज़ें जो चीज़ बहुत मुश्किल से आती है ना, वो बहुत आसानी से नहीं जाती हैं और जो चीज़ बहुत आसानी से आप तक पहुँच जाती हैं, वो आसानी से आपके पास से चली भी जाती हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर बहुत टफ़नेस से कोई चीज़ आ रही है तो फिर वो आप उसे जाने भी नहीं दोगे क्योंकि उसको बहुत मुश्किल से आपने सीखा है, ठीक है? और एग्ज़ाम हो गया है और पूछा जा रहा है कि तो 71st वाले आप लोग सब लोग इन सब चीज़ पे ध्यान दो और 70th वाले जो भी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए दोगे एग्ज़ाम्स, आप लोग वो भी ध्यान दो, वो भी आप इस पर ध्यान दो और पर्सनैलिटी इम्प्रूवाइज़ेशन और इसकी जो मैं बात कर रहा था, वो लोग जो मतलब कि जिनको इंटरव्यू देना है और जिनके चांसेस हैं कि वो इंटरव्यू दे सकते हैं, हाँ, वो सबके चांसेस हैं अभी। जब तक देखो रिज़ल्ट ना आ जाए तब तक सबके चांसेस हैं, कोई रूल नहीं है। यार अब तो यार पेपर आपने छोड़ दिया हो तो फिर ही वही है कि नहीं हो पाएगा, एल्सवाइज़ सबके चांसेस, अच्छे चांसेस सबके हैं। तो 50 से % लोगों के तो चांसेस होंगे ही अच्छे अभी भी, यानी 10,000 लोग के चांसेस हैं ही अभी भी, उसमें से शायद ये लोग 6,000 लोगों को बुलाएँगे। ये सब बातों का प्रेडिक्शन का बहुत कोई औचित्य है नहीं क्योंकि लगातार अपने पर काम करना ही सबसे बड़ा औचित्य है। लेकिन बता देता हूँ कट ऑफ क्या रहेगी, 410 से 20 के बीच में, कट ऑफ 410 से 20 के बीच में रहेगी जनरल की, और बाकी कैटेगरीज़ वाले वैसे ही अपने आप को अरेंज कर लें। तो 410 से 20 के बीच में रहनी चाहिए कट ऑफ, और तो आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी और लगभग 500 नंबर के करीब अगर आपके हैं तो आपकी बार आप बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हो जाएंगे। तो ये है कट ऑफ जो मैं बता दे रहा हूँ 70th बीपीएससी एग्ज़ाम में मेंस के इंटरव्यू कॉल के लिए भी और फाइनल रिजल्ट का भी यही आसपास का ब्यौरा रहने वाला है जहाँ तक मेरा अंदेशा है, ठीक है? जो भी सीट्स हैं उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए जैसा पेपर आया है उस चीज़ों को ध्यान रख के ये लगता है, ठीक है? और पढ़ाई करिए और जो भी लोग हैं, हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें बहुत अच्छे-अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं, उसमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको दिखेगी। एक बार आप मीडिया सेक्शन में, फाइल सेक्शन में जाके आप देख लो कि किस तरह से कहते हैं, आप केवल उन आंसर्स को अगर आप देखते हो कि हमारा आंसर राइटिंग में हमारा एक्सपर्टाइज़ है, तो उसको आप देख सकते हो कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को मैच्योर करना चाहिए। कुछ बैचेज़ हैं वो आ रहे हैं, वो चल रहे हैं, एक बैच और भी बैचेज़ आएँगे आपके हमारे 10 मई से शायद बैच आया है हमारा नया, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं और अपनी जो बीपीएससी की लर्निंग है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, मेहनत कीजिए
और प्लान बी के बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बड़ी अच्छी जगह है बीपीएससी। 1000-1500 सीट देती है और जो भी सिंसियरली इस पे काम करते हैं सिलेक्शन 100% हो जाता है। तो मैं इस यूपीएससी बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है, बड़ा है थोड़ा सा यार, ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन है। यहाँ बिहार तक की जहाँ तक बातें हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत सिंसियरली 1 साल दे देते हैं तो ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी बातें यहीं पे समाप्त करता हूँ और कहता हूँ संघर्ष कीजिए और विजय आपकी ज़रूर होगी, आवश्यक होगी, ठीक है। तो यूट्यूब का चैनल है हमारा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे तो जल्दी जाइए, आप सब्सक्राइब कीजिए, वो वहाँ से केवल आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं। तो लिंक पड़ा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर और आगे बढ़िए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और तरक्की कीजिए अपने जीवन में। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।